ओके स्टूडेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये बताना है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया यानी इमैच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो कि टेस्टिस में है, उससे स्पर्म का फॉर्मेशन करना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल। ओके। अब बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्यूबर्टी के जस्ट आफ्टर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और ये थ्रू आउट लाइफ मेल में रहता है। ओके, क्लियर हुआ? अब बच्चों इसमें एक स्पर्मिस्ट थ्योरी जो है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि स्पर्मिस्ट थ्योरी किसने दिया। स्पर्मिस्ट थ्योरी दिया था एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने। और स्पर्म की स्टडी, स्पर्म सेल का स्टडी, ये भी एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने ही किया था, अगर क्वेश्चन आए तो। ओके, अब देखो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो दो स्टेप में हम कंसीडर करेंगे। एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में हम दो इवेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है बच्चों कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, अब जो गोनियम वर्ड है इसका मतलब ये सिंगुलर यानी एक सेल है, और स्पर्मेटोगोनिया का मतलब है कि वो कई सारी सेल्स है, प्लूरल है वो। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है, जो कि डिप्लॉइड होती हैं, वो मियोसिस से स्पर्मेटिड बनाती हैं जो कि हैप्लॉइड है। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों की ये जो स्पर्मेटिड है ये ग्लोब्यूलर, नॉन मोटाइल और इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, बट हमें तो एक्टिव मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, लेकिन फिलहाल इतना समझ आ गया ना आपको? तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्मेटिड बनाने के लिए बच्चों 3 इवेंट्स होते हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या इसे प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है बच्चों कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस से अपने नंबर इंक्रीज करती है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब अपना नंबर इंक्रीज करती है, यानी सेल अपना नंबर इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा क्वांटिटी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद आता है बच्चों ग्रोथ फेज। ये वो फेज होती हैं जिसमें स्पर्मेटोगोनिया साइटोप्लाज्म का स्टोर करती हैं, न्यू मटेरियल का सिंथेसिस करती हैं, नरिशमेंट मटेरियल को बनाती हैं, तो उसका साइज एनलार्ज हो जाता है, फिर वो फर्दर डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। तो इसे हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। यानी पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी सेल ने नंबर इंक्रीज किया, फिर सेल ने ग्रोथ किया, और जब सेल की ग्रोथ हो जाती है तो फिर आता है मैचुरेशन फेज। इस फेज में सेल डिवीजन करती हैं। ओके, और डिवीजन करके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। तो कितने इवेंट्स हुए बच्चों? 3 इवेंट्स हुए। किसके? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के। ओके, अब बच्चों है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मीनिंग है? ये कई बार सिंपल मीनिंग के बेस क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मीन है बच्चों कि स्पर्मेटिड से, हमने स्पर्मेटिड बना रखा है ना, तो स्पर्मेटिड से मेटामॉर्फोसिस या डिफरेंशिएशन के द्वारा, मेटामॉर्फोसिस या डिफरेंशिएशन के द्वारा, मतलब बच्चों स्पर्मेटिड में चेंजेज होते हैं और उन चेंजेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना, यानी स्पर्मेटिड में वो डिजायरेबल चेंजेस करना जिससे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म जो है वो मोटाइल है, एक्टिव है, इलोंगेटेड होता है और फंक्शनल होता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? तो मैं अब सिंपल पूछूं आपसे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो क्या बताएंगे? स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। ओके, अब देखो बेटा, जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है तो उसके बाद जो स्पर्म का हेड होता है बच्चों, वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको
क्यों एम्डेड हो जाता है बेटा? क्योंकि सर्टोली सेल से वो स्पर्म न्यूट्रिशन लेता है अपने हेड के थ्रू। तो स्पर्म किस में एम्डेड हो गया? सर्टोली सेल में। और फिर फाइनली ये रिलीज हो जाते हैं बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाता है? रेटेटेस्टिस में, याद है ना। फिर वही पाथ हो जाएगा रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, बताया था ना आपको ये वाला पाथ। तो स्पर्म का जो हेड है वो एम्डेड हो गया है किसमें? सर्टोली सेल में। और फिर वो रिलीज हो जाता है, कहाँ से रिलीज हो जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। और ये स्पर्मिएशन एक अच्छी टर्म है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन का मतलब है स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाना। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ओके, आगे देखते हैं। अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ओके, तो देखो सबसे पहला इवेंट क्या होगा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, तो ये कैसे होगा? देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके इनसाइड क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? 2n, यानी इनमें 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है ना ये। अब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करती है। माइटोसिस से क्या होगा बच्चों? वो अपना सेल नंबर इंक्रीज करती है। ओके, तो अब जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो बहुत सारी बन जाएगी, यानी एक स्पर्मेटोगोनियम से बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाएगी। अब माइटोसिस हुआ है तो सबकी सब 2n है। ओके, तो अब आप देखिए इस स्टेप में क्या हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन फेज बोलेंगे। ओके, अब बेटा ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने चेंजेस करेगी कुछ अपने अंदर, वो अपना ग्रोथ करके साइज इंक्रीज करेगी, वो नरिशमेंट मटेरियल्स को जो है वो एक्यूमुलेट करेगी। मैंने बताया था ना आपको, अपना साइज इंक्रीज करना, नरिशमेंट मटेरियल को स्टोर करना, कुछ चेंजेस करना साइटोप्लाज्म में, तो उससे उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले अगर स्पर्मेटोगोनिया इस साइज की थी, तो अब बेटा क्या होगा कि उनका साइज बढ़कर इंक्रीज होकर इस तरह से उनका साइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसे कहेंगे बच्चों हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, और ये भी अभी 2n ही है, और इसमें कितने क्रोमोसोम है? 46। तो स्पर्मेटोगोनिया भी 2n थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? 2n है। ओके, अब इस फेज में क्या हुआ है बच्चों? साइज इंक्रीज हुआ है, यानी ये कौन सी फेज होगी? हमारी ग्रोथ फेज। इज दैट क्लियर? अब आता है बेटा कि जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो अब आगे, क्योंकि ये मैच्योर हो चुकी हैं, तो अब ये मियोसिस डिवीजन करेगी। मियोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं अपन? रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होने वाले हैं। ओके, तो जब ये मियोसिस करेगी, तो मियोसिस आपको पता है दो भागों में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेगी, तो 2 सेल्स बनेगी, तो इन्हें हम बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और हाँ, अब इसकी प्लॉइडी पूछी जाती है, तो बेटा जब मियोसिस हो जाता है तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहले कितना था? 2n, अब क्या हो जाएगा? n, यानी इसमें क्रोमोसोम हो गए हाफ, यानी 23। ओके, ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ें तो। अब बच्चों मियोसिस सेकंड होगा, तो अब ये दोनों सेल जब मियोसिस सेकंड करेगी, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस सेकंड करेगी, वो लाइक माइटोसिस की तरह ही होता है मियोसिस सेकंड। तो बच्चों क्या होगा कि इससे हमें 4 सेल मिलेगी, और वो हो गया स्पर्मेटिड, ग्लोब्यूलर स्पर्मेटिड बनेंगे जो नॉन मोटाइल है, और इनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी? n, और इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ये पूरा समझ आ गया? तो ये जो हमारी फेज थी वो कौन सी थी? मैच्योरेशन फेज, यानी जिसमें डिवीजन होता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? प्लॉइडी जरूर याद रखना सबकी। ओके, अब बच्चों स्पर्मेटिड तो क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल नहीं है। तो फिर अब हमें दूसरा इवेंट लेना पड़ेगा, और वो दूसरा इवेंट क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है बच्चों? मेटामॉर्फोसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कुछ चेंजेज होते हैं। किसमें चेंजेज होते हैं बच्चों? स्पर्मेटिड में चेंजेज होते हैं। अब क्या चेंजेज होते हैं वो देखो, मेरी बात सुनो। अब ये ग्लोब्यूलर है, इसका मास बढ़ा हुआ है, तो हमें इसका क्या करना है? साइटोप्लाज्मिक मास रिड्यूस करना है, इसका न्यूक्लियर मास हमें रिड्यूस करना है। तो फिर ये थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा। ओके, और जब इसका थोड़ा मास रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर ये फ्लूइड के अंदर आसानी से स्विम कर पाएगा, यानी मोटाइल हो पाएगा। ओके, आपने कभी बैलून जो है उसमें एयर भरी है, आपने देखा होगा,
जब उसमें एयर कम होती है तो वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, और जब एयर फुल भर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर हो जाता है। मतलब अभी ये फुल एयर मानो, यानी अभी इसमें मास बहुत ज़्यादा है, यानी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा है। अब हमें इसका मास रिड्यूस करना है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, है ना। तो फिर ये मोटाइल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं बच्चों कि अब स्पर्मेटिड में हमने क्या किया, स्पर्मियोजिनेसिस। तो स्पर्मियोजिनेसिस में हमने कुछ चेंजेस किए, इससे हमें इलोंगेटेड स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ मिल जाएंगे, है ना। और इनकी प्लॉइडी भी एनी रहेगी, क्योंकि इसमें हम कोई डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म बनाती है, 4 स्पर्म बनाती है। ओके, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बने, शाबाश, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 4 स्पर्म बनेंगे। ओके, अब बच्चों आपके मन में ये भी जानने की इच्छा है कि सर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो बच्चों मेनली 5 तरह के चेंजेस होते हैं, 5 टाइप के चेंजेस मेनली होते हैं। क्या चेंज होता है, पहला तो न्यूक्लियस में चेंज होता है। अब न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है बच्चों, कि न्यूक्लियस में आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं, आरएनए है, प्रोटीन है ना, क्रोमोजोम्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, बहुत सारे मटेरियल है। लेकिन हम केवल उन्हीं मटेरियल को रिमेन रखेंगे जिनकी आवश्यकता है, और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो मटेरियल यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, उनका डिलीशन कर दिया जाएगा। ओके, तो न्यूक्लियस में केवल जो है बेटा डीएनए रखा जाता है और स्टोन प्रोटीन रखी जाती है, यानी जो क्रोमोजोम का पार्ट है। ओके, ये रखा जाता है, बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी बेटा, डिलीट हो जाएगी। ये न्यूक्लियस के अंदर चेंज होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर चेंज होने से इस तरह से बच्चों एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ये न्यूक्लियस हेड में अरेंज हो जाता है, ये न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है, और इस रीजन को कहा जाता है बच्चों हेड रीजन, यानी हेड रीजन में ही न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर होता है, थोड़ा सा। ओके, नेग्लिजिबल अमाउंट में। ओके, तो पूछा जाएगा ना स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हेड रीजन में होता है। ओके, और न्यूक्लियस में केवल हमने क्या रखा है, डीएनए और स्टोन रखा है, बाकी चीजें सारी जो है हमने क्या कर दी है, यहाँ से डिलीशन हो गया है। ओके, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। क्लियर हुआ। अब क्या है बेटा, देखो चेंज इन गोल्जी बॉडीज। ओके, गोल्जी बॉडीज में क्या चेंज होता है वो देखो। अब गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर आपको 11th में मैंने पढ़ाई थी कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी होती है, वैक्यूल्स होती है, वेसिकल्स होती है। तो अब इसमें केवल वेसिकल बचेगी, और बाकी चीजें सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अब ये जो गोल्जी वेसिकल हैं ये यहाँ पर अरेंज हो जाती है हेड के ऊपर, जो इस तरह से ये गोल्जी की वेसिकल्स यहाँ पे अरेंज हो जाती है इस तरह से, और इस रीजन को कहते हैं एक्रोजोम रीजन। क्या कहते हैं बच्चों, एक्रोजोम रीजन। और एक्रोजोम रीजन किससे बना है, गोल्जी वेसिकल से। इसमें गोल्जी बॉडी की वेसिकल है। ओके, अब बच्चों एक्रोजोम रीजन का क्या एडवांटेज है वो देखो, कि जो एक्रोजोम रीजन है इसमें गोल्जी बॉडी की वेसिकल है, और वेसिकल में एंजाइम स्टोरेज होते हैं, आपको पता है। तो एक्रोजोम में क्या होते हैं बच्चों, स्पर्म लाइजिन, ये एक एंजाइम का ग्रुप है, तो इसमें स्पर्म लाइजिन एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम है बेटा ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हेल्प करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म लाइजिन है ये ओवम की मेम्ब्रेन को जो है डीनेचर डिजॉल्व कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर है। तो एंजाइम्स के ग्रुप हम पूरा पढ़ेंगे फर्टिलाइजिन में कि फर्टिलाइजेशन में कि स्पर्म लाइजिन में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ओके, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन यानी ये ओवम की मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देते हैं। तो किसको डिजॉल्व कर देते हैं, ओवम मेम्ब्रेन का को ब्रेक करते हैं, ये ओवम मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब बच्चों साथ में एक्रोजोम पर एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जिसको एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन। ये क्या होती है बेटा, ओवम के साथ बाइंड होती है, यानी बाइंड विद ओवम। तो ओवम के साथ पहले ये बाइंड होगी,
क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। जब ये ओवम से बाइंड हो जाता है, ओवम के अंदर भी एक प्रोटीन होती है फर्टिलाइजिन, उससे ये बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये एंजाइम्स जो है वो ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं। तो यहां तक समझ आया। अब देखो इसके बाद क्या चेंज है, चेंज इन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में क्या चेंज होता है, देखो सेंट्रियोल में क्या चेंज होता है बेटा, कि जो सेंट्रियोल है वो क्या होता है, यहाँ एक रीजन होता है नेक रीजन, इस तरह से। इस रीजन को भी हम बना लेते हैं। तो इस रीजन को कौन सा रीजन नाम दिया हमने, नेक रीजन। यहां पर बेटा एक कैविटी होती है जिसमें सेंट्रियोल अरेंज हो जाते हैं, और ये सेंट्रियोल दो होते हैं इस तरह से। एक होता है बच्चों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, आगे, यानी एक आगे की तरफ सेंट्रियोल है। और एक होता है बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल, यानी ये पीछे की तरफ। डिस्टल का मतलब पीछे की तरफ। तो एक है ये डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, तो कितने सेंट्रियोल बन गए बच्चों, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन गए। और कौन से रीजन में अरेंज है वो, नेक रीजन में। एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। अब जो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है बच्चों, ये क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ ही ओवम के अंदर चला जाता है, और वहां ये जाइगोट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा ना, तो वहां ये डिवीजन कराने में हेल्प करेगा, यानी हेल्प इन क्लीवेज। क्लीवेज यानी क्या हुआ बच्चों, डिवीजन इन जाइगोट, यानी ये जाइगोट में डिवीजन करने में हेल्प करेगा। ओके, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा बेटा, ये स्पर्म की टेल फिलामेंट्स बनाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से स्पर्म की मूवमेंट होगी, यानी ये स्पर्म की मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर, समझ आया एकदम अच्छे से। तो ये सेंट्रियोल, जो एक सेंट्रियोल था वो अब डिवाइड होकर दो बन गई, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या काम करवाएगा, डिवीजन में हेल्प करवाएगा, और डिस्टल क्या बनाएगा, टेल फिलामेंट्स बनाएगा, जिससे स्पर्म क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ओके, अब देखो चौथा चेंज क्या है बेटा, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंज होगा, देखो कि जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बच्चों, यहाँ स्पर्म का एक रीजन है ये मिडल रीजन। ओके, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है लगभग 25 टू 30 माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ग्रुप में मिडल रीजन में आकर अरेंज हो जाएगी इस तरह से। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अरेंज हो जाती है स्पाइरली। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया की इस अरेंजमेंट को बोलते हैं निबेनकरण। ओके, अरेंजमेंट को बोलते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये 25 टू 30 है, या मिडल रीजन में अरेंज हो गई है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या है, क्या एनर्जी बनाती है ना, आपको पता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, पहले तो आप ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कौन से रीजन में अरेंज हुई, मिडल रीजन में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, एनर्जी। इसीलिए मिडल रीजन को स्पर्म का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस रीजन कहते हैं। ओके, जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया आपको अच्छे से। ये चीज मूवमेंट करेगा तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ये क्वेश्चन भी एक दो बार डिस्कस हुआ है। अब है बच्चों चेंज इन साइटोप्लाज्म। चेंज इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या चेंज होगा बच्चों, देखो कि जो साइटोप्लाज्म की जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं वो सारी नहीं रहेगी अब, और थोड़ी अमाउंट में जो साइटोप्लाज्म है वो अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मिडल रीजन में ही अरेंज हो जाएगा इस तरह से, यानी ये साइटोप्लाज्म अरेंज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये मिडल रीजन में ही साइटोप्लाज्म अरेंज हो जाएगा। तो ये क्या है मिडल रीजन में बच्चों, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की इस तरह की अरेंजमेंट को मेनचिटी बोलते हैं, मेनकिटी बोलते हैं। ओके, अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कुछ किताबों में डिस्कस है कि यहाँ एक रिंग सेंट्रियोल भी होता है, जिसका कोई फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ रिंग सेंट्रियोल। ओके, लेकिन इसके बाद अभी मैंने डिस्टल सेंट्रियोल का एक फंक्शन बताया था कि वो स्पर्म का फिलामेंट बनाता है। तो अब यहाँ पर क्या होंगे बेटा, इस तरह से फिलामेंट्स बनेंगे, और ये वाला जो रीजन है स्पर्म का वो है टेल रीजन, टेल रीजन। और इस टेल रीजन में क्या है बच्चों, फिलामेंट है। एक बार इन फिलामेंट की अरेंजमेंट पूछी थी, 9+2 अरेंजमेंट होती है इसकी, 9+2, 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल,
9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल। और ये जो फिलामेंट है इसी की वजह से स्पर्म क्या करता है, स्विमिंग करता है यानी मूवमेंट करता है। ओके, तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर भी आज आपने डिस्कस कर लिया बच्चों। क्या आज डिस्कस किया आपने, स्पर्म की स्ट्रक्चर। ओके, और स्पर्म की स्ट्रक्चर में कितने रीजन पढ़े आपने बताओ जरा। एक्रोजोम रीजन हेड के ऊपर, फिर आपने कौन सा रीजन पढ़ा, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल रीजन और टेल रीजन। ओके, समझ आया एकदम अच्छे से। ठीक है, अब जो ह्यूमन स्पर्म की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ह्यूमन स्पर्म का लगभग 60 माइक्रोन साइज होता है। ओके, और ये मोनोफ्लैजिलेट होता है, यानी एक टेल होती है इसमें जो 9+2 की अरेंजमेंट में होता है। ओके, स्पून लाइक होता है, इसकी शेप पूछी जाए तो ध्यान रखना कैसा होता है, ये स्पून लाइक होता है। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें देखो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन डाइवर्सिटी में कई बार डिस्कस हुए हैं, पूछे गए हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे एस्केरिस का क्वेश्चन पूछा गया एक बार, इसी के साथ में बता देता हूँ, क्रेब फिश है, ब्लू क्रेब है। इनमें क्या होता है बच्चों, नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन हुआ है ना। सामान्यतः स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है ना, तो इनमें नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। ओके, समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से। अब एस्केरिस में क्या होता है बच्चों, ये अमीबॉइड शेप का स्पर्म होता है, अमीबॉइड शेप का। ठीक है, यानी फिलामेंट नहीं होते उसमें। क्रेफिश में स्टार शेप का होता है बेटा। ओके, तो ये मतलब नॉन मोटाइल स्पर्म, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो पूरा समझ आया आपको अच्छे से। इसमें बेटा अब एक थोड़ा जेनेटिकली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो स्पर्म है, ठीक है ना, अब स्पर्म जो है वो उसकी प्लॉइडी क्या है, एन है, तो एन यानी इसमें 23 क्रोमोजोम है। तो स्पर्म में या तो ये हो सकता है 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम, 22 प्लस एक्स बराबर 23 हो गए ना, एक्स क्रोमोजोम। 22 तो ऑटोजोम क्रोमोजोम है ना, और ह्यूमन में के मेल में क्रोमोजोम क्या होते हैं, एक्स वाई। तो या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, है ना। तो ये कितने हुए बताओ, 23। समझ आया एकदम अच्छे से। यानी ह्यूमन का क्रोमोजोम क्या है, ह्यूमन का अगर पूरा क्रोमोजोम नंबर देखोगे तो क्या है, अगर ह्यूमन का क्रोमोजोम नंबर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा, ये 44 प्लस एक्स वाई पढ़ा है ना, बराबर 46। तो 44 तो क्या है, ऑटोजोम है, और सेक्सुअल क्रोमोजोम क्या होता है, एक्स वाई, है ना। और टोटल कितने हो गए, 46। तो ये तो 2n हुआ ना। अगर n में बताओगे तो ये 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22। और आइदर x और आइदर y, समझ आया ना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोजोम वाले होते हैं और कुछ स्पर्म वाई क्रोमोजोम वाले होते हैं। इज इट क्लियर, समझ आया आपको पूरा। बाकी कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे हम, है ना। थैंक यू।